क्लास 8 के सब प्यारे बच्चे, सबका स्वागत है। हर्ष बार से हूँ। वेलकम टू सोशल साइंस गुजरात बोर्ड लेक्चर्स। चैप्टर 9 जो रिसोर्सेज है उसके मतलब फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया है, ये पार्ट 2 है। सो जियोग्राफी मतलब कतरा कतरा सब कुछ हम पढ़ जाएंगे। लास्ट में ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। अब वहाँ से हमें आगे जाना है। यहाँ पे लिखा है नेचुरल रिसोर्सेज। लुक, नेचुरल रिसोर्सेज में पहला रिसोर्स है जिसका नाम है लैंड, मतलब जमीन, जिसे हम सोइल भी कहते हैं। ठीक है, देखो लैंड इज एट द फोरमोस्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज, मतलब जितने रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी, मतलब उसका जो यूज होता है, जितने रिसोर्सेज का हम यूज करते हैं उसमें सबसे ज्यादा यूटिलिटी वाला यदि कोई रिसोर्स है सबसे आगे फोर फ्रंट, तो वो है लैंड, सबसे आगे रहने वाला रिसोर्स। मतलब ये एक ऐसा रिसोर्स है जो कई सारे रिसोर्सेज को जन्म देता है। यदि जमीन ही नहीं है तो कई सारे रिसोर्सेज का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। सो दिस इज द फॉरमोस्ट। ये एक मार्क के लिए ट्रू फॉल्स वगैरह में आ सकता है। लैंड इज एट द फोर फ्रंट, मतलब सबसे आगे है, सबसे ऊपर है, टॉप पे है, फर्स्ट है ऑफ ऑल रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी, उसके यूज के हिसाब से। देखो, अर्थ की जो टोटल सरफेस है ना, उसमें जमीन कितनी है? टोटल अर्थ की जो सरफेस है उसमें जमीन का पार्ट है 29%। कितना है? 29%। 100% अर्थ है पूरी, उसमें 29% ही सिर्फ जमीन है, बाकी सब पानी पानी, ये पानी पानी पानी। दिस प्रपोर्शन सीम्स स्मॉल, ये लगता तो छोटा है, 29 मतलब कुछ भी नहीं ना, लगता छोटा है कंपेयर टू द एरिया ऑफ द होल अर्थ। पूरी अर्थ के एरिया की बात करें कंपैरिजन में तो ये हिस्सा छोटा है। बट सम ऑफ दीज पार्ट्स आर नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन। पर इसमें भी 29% जो है उसमें भी कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहां रहने लायक जगह नहीं है, ह्यूमन हैबिटेट पॉसिबल नहीं। 29 में भी पॉपुलेशन डेंसिटी इज अफेक्टेड, मतलब ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहेगी, ज्यादा बस्ती, ज्यादा लोग रहना कौन सी जगह पे पसंद करेंगे, उसके भी कई सारे फैक्टर्स हैं। जैसे कि जमीन का कैरेक्टर, मतलब जमीन कैसी है वहाँ की, उपजाऊ है, मतलब फर्टाइल है, कुछ उगता है कि नहीं, काम में आती है कि नहीं, वो भी है। दूसरा फैक्टर है क्लाइमेट, ठंडी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, या फिर चलता है थोड़ी थोड़ी गर्मी, इंडिया जैसा गर्मी भी नहीं ठंडी भी नहीं, चलता है। ये क्लाइमेट एंड लैंड मैटर करता है कि लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे। एरियाज दैट आर सुटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेट आर डेंसली, जो एरिया ह्यूमन के लिए, इंसान के लिए रहने लायक होगा, जहाँ का क्लाइमेट, जहाँ की लैंड इंसान के लिए काम में होगी, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। कन्वर्सली, आप और एक बात को देखो, देखो ये जो 29% जमीन है उसमें कई सारे डेजर्ट एरिया भी है जहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते। कई सारा डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगल है, वहाँ भी लोग ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते हैं। एंड माउंटेन्स भी है जहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते, ये भी 29 में इंक्लूडेड है। सो ये भी पॉपुलेशन को इफेक्ट करती है बात। ठीक है, ओके। अब देखो, अलोंग विथ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी मैटर करता है बच्चा। मिनरल्स, फॉरेस्ट, लैंड इज यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। एग्रीकल्चर में जमीन, एग्रीकल्चर पूरा जमीन है तो ही पॉसिबल है। मिनरल्स जमीन से निकलते हैं, फॉरेस्ट जमीन के ऊपर उगते हैं, लैंड खुद एक जमीन है। कई तरह से हमारे खुद के रोड्स का डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए भी जमीन काम में आती है। विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो उसके साथ साथ एक इफेक्ट होती है जिसका नाम है हमारी नीड्स, हमारी जरूरतें भी उतनी बढ़ती जाती है। पॉपुलेशन बढ़ी तो जरूरत बढ़ेगी, क्योंकि पहले कम लोग थे तो कम जरूरतें थी, अब ज़्यादा हो गए तो ज़रूरत ज़्यादा हो जाएगी। अगेंस्ट विच पॉपुलेशन बढ़े, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी नीड्स, हमारी ज़रूरतें बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत ये है कि जो ज़मीन का जो 29% जो प्रपोर्शन है वो नहीं बढ़ता ना, वो इंक्रीज नहीं होता है।
दैट इज द प्रॉब्लम। वो लिमिटेड ही है कि चलो इंडिया जब आजाद हुआ था तो 35 करोड़ जैसे लोग थे, अब 150 करोड़ से भी आगे हो गए, सिर्फ 100 करोड़ बढ़ गए, सिर्फ 100 करोड़, सिर्फ क्या बात करते हो आप, है? तो जमीन थोड़ी ना बढ़ी, वो तो उतना ही है, उतना ही भारत का मैप है। लैंड स्कैरसिटी हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? लैंड स्कैरसिटी, जमीन की कमी। अब इतने लोग बढ़ गए तो अब इन फ्यूचर 20 सालों के बाद कितने लोग होंगे इंडिया में? एक दूसरे को धक्का देंगे, धक्का देगा तो वो बांग्लादेश पाकिस्तान में जाके गिरेगा, इतने लोग बढ़ गए। तो मेजर प्रॉब्लम क्या है? लैंड स्कैरसिटी। रिजल्ट क्या हुआ? एक्टिविटी ऑफ बिल्डिंग हाउसेस। देखो बड़े बड़े सिटी में बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग बनते गए, एरेबल लैंड वो भी बढ़ती गई। गांव में एरेबल मतलब जिसमें कुछ ना कुछ बोया जाता है, उपजाऊ जमीन। हैव क्रिएटेड मैनी एनवायरमेंटल थ्रेट्स, कई सारे खतरे, रिस्क एनवायरमेंट को हो गया। सो मैन हैज डिफॉरेस्टेड लैंड। और एक बात, डिफॉरेस्ट का मतलब है जंगलों का खात्मा। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए इंसानों ने जंगलों को काटना शुरू कर दिया, जंगलों को खत्म करना शुरू कर दिया। ये है इंसान की चालाकी। देखो अब है वाटर। सॉरी, वाटर इज लाइफ, वाटर इज बेसिस ऑफ लाइफ, ऐसा कहा जाता है ना, आपने सुना भी होगा। ये जो लाइन है ना, वाटर इज लाइफ, ये खुद ये प्रूव कर दिया। क्या? वाटर इज बेस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी जिंदा चीज है, चाहे इंसान हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे बर्ड्स हो, जो भी जिंदा चीज है उस सब का आधार पानी है। पानी नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है। इट मीन्स वाटर इज वाइटल, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, रिन्यू होता ही रहता है। बारिश आती है, हर साल नया नया पानी आता ही रहता है। एक बार बारिश आ गई, पानी आ गया जमीन पे, फिर से बारिश आने में करोड़ों साल नहीं बीतते। दैट्स वाई इट इज रिन्यूएबल रिसोर्स। अर्थ की जो सरफेस है ना, हमने देखा कि 100% अर्थ में से 29% लैंड है, जमीन है। कितनी है? 29%। अब पानी कितना है? देखो 3/4, मतलब आप ये पूरी अर्थ का 4 पार्ट करो, 4 पार्ट, ये 4 पार्ट हमने कर दिए। उसमें से 3 पार्ट, ये 3 पार्ट वाटर है, सिर्फ 1 पार्ट जो है वो लैंड है। इतना पानी भरा हुआ है अर्थ के ऊपर। ओनली 1/4 पार्ट में ही जमीन है। ठीक है? इन अ वे द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इज वेरी हाई। मतलब पानी बहुत ज्यादा है, पर पानी ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि मारो धुबा का ना। प्रॉब्लम इज दैट कि मोस्ट ऑफ द वाटर जो समंदर में होते हैं वो सेलाइन पानी है। सेलाइन मतलब कैसा? सोल्टी वाटर है, वहां पे खारा पानी। वो ना तो पीने के लिए काम आता है, ना तो इरिगेशन खेती के लिए काम में आता है, ना तो नहाने के लिए। वाइल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर की जो है बात करो आप, चलो 29% है जो लैंड है, बाकी का जो बचा ना, बाकी का जो 71% बचा, आप मान लो कि ये वाटर है। क्या है? वाटर। ये 71% में भी मोस्टली समंदर में पानी जो है वो है। तो फ्रेश वाटर जो हम पीने के लिए काम में लेते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज में काम में आता है, हमारे नहाने वगैरह काम में आता है, वो फ्रेश वाटर की जो अमाउंट है वो कितनी है? वो सिर्फ 2.7% है। 2.7% ही हमारे लिए एरेबल ड्रिंकेबल वाटर है। सिर्फ इतना। 700 करोड़ लोग इस अर्थ पे रह रहे हैं, मतलब 7 बिलियन, इतने लोग पूरी अर्थ पे रहते हैं। उनके लिए पानी है पृथ्वी के ऊपर 2.7% ओनली। और वो भी 2.7% जो वाटर है वो भी पूरा का पूरा एक्सेसिबल नहीं है, मतलब हमारे हाथ में नहीं है। अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस वाटर मतलब 2.7 जो है परसेंटेज वाटर, उसमें भी आइस शीट्स है,
जो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ग्लेशियर्स है कहाँ पे? माउंटेन पीक्स पे, एंटार्क्टिका, आर्कटिक रीजन्स में। तो हमारे पास कितना पानी है अभी बात करते हैं। हमारे पास पानी है आउट ऑफ टोटल वाटर ओनली 1%, 1% ओनली जो है फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है हमारे लिए इज ग्राउंड वाटर, इज रिवर, इज लेक, इज स्प्रिंग्स। 1% पानी हम उपयोग में ले सकते हैं। 2.7 जो है उसमें से 1.7 तो ग्लेशियर्स, आइस शीट्स, एंटार्क्टिका, आर्कटिक वहां के कॉन्टिनेंट में, बचा 1%। वो ही हम ग्राउंड वाटर से निकालते हैं, जमीन से निकालते हैं, नदी से लेते हैं, लेक से लेते हैं। ये 1% में 7 बिलियन पीपल जलसा ठोकते हैं। ये बड़ी बात है। द अमाउंट यूज्ड फॉर अवर नीड्स सच एज इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर, ये 1% में हम खेती करते हैं, पानी पीते हैं, हाउस होल्ड में काम में लेते हैं, इंडस्ट्रीज में काम में लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पानी बहुत लिमिटेड। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हम रिवर्स के ऊपर डैम बना के। आपने सरदार सरोवर देखा होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में। टुडे देयर इज स्कैरसिटी ऑफ, आज पानी की कमी है। कहाँ कहाँ पानी की कमी है? पूरे वर्ल्ड में कई सारे कंट्रीज है जहाँ पे पानी की कमी है। उसमें से साउथ अमेरिका पानी की कमी, अफ्रीका के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पानी की कमी, मिडल ईस्ट एशिया पानी की कमी, ऑस्ट्रेलिया पानी की कमी। इंडिया में कहाँ कहाँ पानी की कमी है देखो। इंडिया में कई सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे पानी की कमी है। तो सौराष्ट्र गुजरात, कच्छ, नॉर्थ गुजरात, जैसलमेर, बाड़मेर राजस्थान, सेंट्रल हाईलैंड्स मतलब साउथ इंडिया की बात है। वहाँ समर सीजन में पानी की कमी होती है। पीरियोडिक शॉर्टेज ऑफ ड्रॉट्स मतलब सूखा पड़ जाता है इस एरियाज में समर में, कुछ भी पानी बचता नहीं है। और 2-3 साल 5 साल में वहाँ सूखा पड़ता है, बारिश ही नहीं आती। तो क्या क्या फैक्टर्स काम करते हैं देखो आप। फैक्टर्स ये काम करते हैं भाई, फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा बढ़ गया, कल्टीवेशन, कैश क्रॉप्स मतलब कॉटन वगैरह उगाना, टोबैको वगैरह उगाना ज़्यादा शुरू हो गया, लाइफस्टाइल हमारी बदलती गई, अर्बनाइजेशन, सिटीज़ बढ़ते गए, इंडस्ट्रीज़ बढ़ती गई, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल को हम काटते चले गए। ये सारे रिस्पॉन्सिबल है फैक्टर्स वाटर क्राइसिस के। ज़्यादा से ज़्यादा सिटी बढ़ता जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पे ऊपर हम खेती करते जाएंगे, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता जाएगा, तो पानी की शॉर्टेज आती जाएगी। ठीक है, ये पूरा पानी का जो तगड़म है वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ देखो आप, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? वेजिटेशन मतलब प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स जो जंगलों में रहते हैं, जंगलों में रहने वाले सारे बींग्स। सेल्फ ग्रोइंग वेजिटेशन याद रखना, 1 मार्क के लिए ये पूरी डिफाइन शॉर्ट डेफिनेशन आ सकती है। सेल्फ ग्रोइंग वेजिटेशन मतलब अपने आप वो उगते, उसको उगाने के लिए हमें वहाँ जाना जरूरी नहीं है। इसमें क्रीपर्स हैं, श्रब्स मतलब झाड़ियाँ हैं, ट्रीज है, उसे कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। आपको पूछा जाएगा डिफाइन नेचुरल वेजिटेशन बच्चे। तो जो सेल्फ ग्रोन है, खुद ना खुद उग जाते हैं, चाहे क्रीपर्स हो, चाहे ट्रीज हो, चाहे श्रब्स हो, दे आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप्स होते हैं उन ट्रीज। एक जैसे ट्रीज तो नहीं होते, अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं, अलग अलग अल्टीट्यूड में, हाई मतलब माउंटेन में उगते हैं, नीचे ज़मीन पे भी उग जाते हैं। क्यों ऐसा है? जियोग्राफिकल कंडीशन अलग अलग है, इसीलिए कहीं जगह डेजर्ट है, कहीं जगह पे माउंटेन है, कहीं जगह के ग्रास के मैदान है, कहीं जगह ज़्यादा बारिश होती है, कहीं जगह कम बारिश होती है। तो उसके हिसाब से ट्रीज के शेप्स, फॉर्म्स अलग अलग होते हैं। लार्ज एरिया कवर्ड विथ ट्रीज। अब फॉरेस्ट की डेफिनेशन आपको 1 मार्क के लिए पूछेंगे, व्हाट इज फॉरेस्ट, या फिर ऐसा भी पूछेंगे डिफाइन फॉरेस्ट। देखिए, एक बड़ा सा एरिया जो ट्रीज कवर करते हैं, श्रब्स मतलब कई सारी झाड़ियां जिसे कवर करती है, ट्रीज और श्रब्स का कवर किया हुआ एक बड़ा एरिया, उसे कॉमनली हम फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में।
द प्रोपोर्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज डिस्टिंग्विश फीचर। नेचुरल वेजिटेशन का जो प्रोपोर्शन है, बड़ा हिस्सा है, वो एक बड़ा फीचर है यहाँ का। डाइवर्सिटी इन द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ नेचुरल वेजिटेशन में अलग अलग ट्रीज क्यों होते हैं, उसमें डिफरेंटनेस क्यों होती है? क्योंकि वहाँ का अल्टीट्यूड, मतलब कई ट्रीज हाइट पे होते हैं, कई ट्रीज मिडल पे होते हैं, कई ट्रीज जमीन के ऊपर होते हैं, उसके हिसाब से। और दूसरा, सी लेवल से कितना ऊंचा है और क्लाइमेट वहाँ कितना गर्मी वाला है, ठंडी वाला है, उसके हिसाब से ट्रीज के फॉर्म्स, स्ट्रक्चर में लगता देखने को मिलती है। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं, क्लासिफाई करते हैं वेजिटेशन को उसके हिसाब से कि ये क्लाइमेट में ऐसे ट्रीज होते हैं, गर्मी वाले क्लाइमेट में ऐसे ट्रीज होते हैं। वो एक्सपर्ट इसके अकॉर्डिंग ही क्लासिफिकेशन करते हैं। इकोसिस्टम जो है हमारी, एनी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव है, सर्वाइव्स बाय इंटरेक्टिंग विथ अनदर ऑर्गेनिज्म। हमारे यहाँ क्या पूरी साइकिल है, इको साइकिल जिसे हम कहते हैं। एक जीव जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, पूरी साइकिल है, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, कोई यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है। तो बात ये है बच्चे, वेजिटेशन फुलफिल्स मैनी ऑफ आवर नीड्स। हमारी जो जरूरत है ना, वो सबसे ज़्यादा कौन पूरी करता है? वेजिटेशंस, ट्रीज, प्लांट्स हमें फूड देते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स हैबिटेट एंड फूड टू द फोना। फोना मतलब एनिमल्स, जो जंगल में रहते हैं वैसे एनिमल्स, बर्ड्स, जंगली एनिमल्स, क्रीचर्स, उन सबको खाना और रहने की जगह कौन देता है? वो भी जंगल देता है। फॉरेस्ट सेटिस्फाई मैनी ऑफ आवर नीड्स। हमारी कई सारी नीड्स है वो फॉरेस्ट ही पूरी करता है। सच इज ऑक्सीजन देता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करता है एटमॉस्फेयर में, टिम्बर फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ा देता है, फ्यूल वुड मतलब जलाने के लिए लकड़ा भी जंगल देता है, सोइल इरोजन को रोकता है क्योंकि जंगल में ट्रीज जो होते हैं, ट्रीज के जो रूट्स होते हैं वो जो सोइल के जो पार्टिकल्स है उसे जकड़ के रख देते हैं, हिलने नहीं देते। सो प्रिवेंशन, सोइल का जो इरोजन होता है उसे रोकता है। ग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा जत्था कंजर्व वो ही करता है। कई सारे फ्रूट्स हमें देते हैं, हर्ब्स, एडिबल गम, रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज के लिए, वो सारी चीज़ें जंगल से मिलती है। दैट्स वाई फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। कई सारे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट वाइल्ड लाइफ का एक पार्ट है क्योंकि वो जंगल में ही रहते हैं। हमें वो एनिमल से मीट मिलता है, लेदर मिलता है, फर एंड वूल मिलता है। जो कई सारे बकरे, कैंटे जो होते हैं ना, उसके वूल ट्रिमर से निकाल दिए जाते हैं, फिर स्वेटर वगैरह बनते हैं, जैकेट्स। कई सारे इंसेक्ट जैसे कि बी, हनी बी, हनी बी, वो हमारे लिए हनी प्रिपेयर करती। फ्लावर्स के पास जाके वहाँ के सारे उसकी अलग अलग फ्लेवर्स लेके स्पेशल हनी हमारे लिए तैयार करती है, एक भी पैसे लिए बिना। वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स में। बर्ड्स कंट्रोल सेवरल इंसेक्ट। कई सारे इंसेक्ट को बर्ड्स खा जाते हैं, आपने देखा होगा। कई सारे बर्ड्स जो है वो इंसेक्ट ही खाते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं और उसे कहते हैं भाई औकात में रहियो, खा जाएंगे, और खा ही जाते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म मतलब हर एक जीव, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे इंसेक्ट हो या ह्यूमन, बड़े या छोटे, हैज़ ए यूनिक रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम में। अपना अपना खुद का रोल है, ऐसे ही कोई बर्ड्स, एनिमल्स नहीं है। लास्ट 200 ईयर्स की बात करें हम, कितने? लास्ट 200 ईयर्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन कटिंग फॉरेस्ट। हम जंगल को काटे जा रहे हैं क्योंकि हमारी ग्रीड है, जमीन को हड़पने की जो हमारी ग्रीड है ना, इसलिए हम जंगल को काटे ही जा रहे हैं। बस रिजल्ट क्या आया? फॉरेस्ट कवर पूरा तबाह हो गया, खत्म कर दिया हमने। दिस पोजेस अ सीरियस थ्रेट। ये हमारे लिए बड़ा खतरा बन गया है। फॉरेस्ट रिसोर्स जो हमें जंगल से जो सारी चीज़ें मिलती थी वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी आने वाले फ्यूचर में। और बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल का जो खात्मा हो जाएगा, उसकी वजह से अलॉन्ग विद द थ्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ मतलब जंगल में बसने वाले जो एनिमल्स, बर्ड्स है, उसका खत्म हो जाएगा उसी वजह से। और तीसरा, क्लाइमेट चेंज उसी वजह से होगा। ये हमें एक्सपीरियंस करने को मिलेगा इन द फ्यूचर। जंगल का खात्मा, वर्ल्ड बर्ड्स, एनिमल्स का खात्मा, क्लाइमेट को पूरा बदल के रख देंगे। मैनी
स्पेसीज ऑफ ट्रीज, कई सारे ट्रीज की स्पेसीज, कई सारे ट्रीज पहले हुआ करते थे, आज वो ट्री की एक भी जात, एक ही स्पेसीज नहीं बची है। सेम टू बर्ड्स, वाइल्ड लाइफ, कई सारे, जैसे कि चीता है, जैसे कि कई सारे गिद्ध, वो पहले देखने को मिलते थे, आज नहीं मिलते, खत्म होने का है वो सब। दिस सीरियस कंडीशन इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। हमारा लिखा है ना यहाँ पे, इंटरवेंशन, दखलंदाजी हमारी, उसने जंगलों को खत्म कर दिया। ह्यूमन लस्ट, लस्ट मतलब डिजायर। हम जंगलों में एनिमल से क्या चाहते हैं? उसके हॉर्न्स ले लेते हैं, उसके टीथ के लिए उसका शिकार करते हैं, उसकी स्किन, उसकी फर, उसके बोन्स के लिए हम उसका शिकार करते हैं। रेकलेस हंटिंग मतलब बेरोक टोक हंटिंग, बेफाम शिकार। उसने ड्रेस्टिकली रिड्यूस द वाइल्ड लाइफ में जो बर्ड्स एनिमल्स है उसको खत्म कर दिया। ठीक है, तो खत्म हुआ, तो अब आएगा हमारे सामने सवाल। कौन सा सवाल? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करना पड़ेगा। कंजर्व करने की बात कब आती है? जब कोई चीज खत्म होने को है, खत्म होने की कगार पे है, तब उसे बचाने की जो पूरी प्रोसेस है ना, उसे कहते हैं कंजर्वेशन। रिसोर्सेज आर यूनिक, इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ के। हमारी लाइफ ही पूरी रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड है। इफ देयर आर नो रिसोर्सेज वी कैन नॉट सर्वाइव, दैट्स इट। सो आवर लाइफ इज अनइमेजिनेबल विदाउट देम। कोई कल्पना ही नहीं हो सकती। विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, कई सारे डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो रिसोर्सेज का यूज भी डे बाय डे बढ़ता जाता है। दो चीजों की वजह से, पॉपुलेशन बढ़ी एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बढ़ा, इसीलिए डे बाय डे रिसोर्सेज का यूज भी बढ़ा। तीन चीजें, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज का यूज, तीन चीजें बढ़ी। इन दिस सिचुएशन कई सारे रिसोर्सेज हैं वो खत्म होने को आए, क्योंकि इतना हमने रिसोर्सेज को निचोड़ के यूज कर लिया। हाँ, ह्यूमन प्रोग्रेस एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल विल बी अनेबल टू सर्वाइव। हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, हमारी जो प्रोग्रेस है, रिसोर्सेज की गैर मौजूदगी में पॉसिबल नहीं है कि हम आगे बढ़ पाए। सो वन शुड थिंक, मतलब हमें सोचना चाहिए फ्यूचर की आने वाली सिचुएशन के लिए। ये रिसोर्स नहीं होंगे तो हमारा क्या हाल होगा, हमारा क्या हश्र होगा। रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन अ प्लान्ड एंड जस्ट जुडिशियस मैनर। मतलब जितना हो सके उतना कम यूज करो, जहां जरूरी है वहीं यूज करो, उसे जुडिशियस कहते हैं, केयरफुली यूज। ठीक है, अब देखो मेजर्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स कंजर्वेशन, उसके मेजरमेंट है। मेजरमेंट मतलब क्या? एडवाइजेज, ये करना है, ये नहीं करना है, ये ऐसा करना चाहिए, उसे मेजरमेंट कहते हैं, ताकि रिसोर्सेज को हम बचा पाए। पहला, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एज इट रिड्यूसेस फर्टिलिटी। सॉइल जो इरोड हो जाती है फ्लड के साथ, पानी के बड़े बहाव के साथ, तूफानों के साथ, जो सॉइल का ऊपर का हिस्सा जिसकी वजह से प्लांट्स उगते हैं वो बह जाते हैं, उससे सबसे पहले रोकना है, ताकि फर्टिलिटी जो है ना, प्लांट को उगाने की जो कैपेसिटी जो होती है सॉइल के पास, वो बनी रहे। सो पहला ये करना है। दूसरा, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो ज़मीन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन के लिए, अच्छे से अच्छे प्रोडक्शन के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का बेफाम यूज़ करते हैं, वो रोकना चाहिए, और जितना ज़रूरी हो उतना ही करना चाहिए, क्योंकि वो भी फर्टिलिटी को डिक्रीज करता है लॉन्ग रन में। सो यूज इट वाइजली एंड यूज नेचुरल मैन्योर यूज़ करें हम, नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें उगाने के लिए जिसका यूज़ होता है। एक्सेसिव इरिगेशन रिड्यूसेस द प्रोडक्टिविटी। ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन, बहुत पानी का बहाव यदि ज़मीन के ऊपर बार बार आता रहता है तो ज़मीन के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है उसको वो तबाह कर देता है। सो इसीलिए हमें इरिगेशन को ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन बढ़ाना चाहिए, ताकि उससे ज़मीन में कम पानी का बहाव होता है। फिर पेस्टिसाइड्स जो सोइल को पोल्यूट करती है, वाटर को भी पोल्यूट करती है। मतलब दवाई है, वो दवाई जो हम अलग अलग कीड़े जो प्लांट्स में लग जाते हैं वो ना लगे और अच्छा प्रोडक्शन आए, उसके लिए जो दवाई हम लगाते हैं जिसे हम पेस्टिसाइड कहते हैं, वो ज़मीन को ख़राब करता है, पानी को ख़राब करता है, पूरा रिसोर्स बिगाड़ देता है। उसका ऑप्शन ढूंढना चाहिए। एनकरेज द यूज़ ऑफ बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड मतलब ऐसी दवाइयाँ नेचुरली
जो ना तो वाटर को ना तो सॉइल को पोल्यूट करे, उसका यूज़ करना चाहिए। वाइल्ड लाइफ जो है इंपॉर्टेंट है हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। जितने भी एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट है वो हमारे लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है जितने हमारे लिए एक दूसरे इंसान। सो ऐसे स्ट्रिंजेंट लॉज बनने चाहिए कि हंटिंग के ऊपर कंप्लीटली बैन लगा दिया जाए, प्रोहिबिशन, नो हंटिंग एट ऑल। जो भी शिकार करे साले का शिकार कर दो। टेक स्पेशल मेजर्स टू प्रिवेंट पेस्चर्स एंड डिफोरेस्टेशन इन फॉरेस्ट एरियाज। दो चीज़ें, पेस्चर्स लैंड मतलब घास के मैदान जहाँ एनिमल्स को चराया जाता है, पर उतना नहीं चराना चाहिए कि उसमें एक घास का तिनका भी ना बचे। यदि घास जमीन के ऊपर है तो वो ग्रास के रूट्स वो जमीन को प्रोटेक्ट करते हैं। डिफोरेस्टेशन, जंगलों का खात्मा नहीं होना चाहिए, जंगल बने रहने चाहिए। इतने मेजरमेंट है। और लास्ट ये भी मेजरमेंट ही है। वाटर स्कैरसिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पानी का मतलब बारिश का जो पानी आता है उसे ग्राउंड में अंडरग्राउंड टैंक बना के मोस्ट ऑफ द वाटर्स को हमें हार्वेस्ट सेव कर लेना चाहिए, या बड़े बड़े पोंड बनाकर हमें वाटर रिजर्वियर्स बनाकर हमें उसे सेव कर लेना चाहिए, ताकि इन समर या कोई भी ऐसी सिचुएशन आए कि पानी नहीं है तो वो काम में आ सकता है। वरना कितना पानी बह जाता है पूरे जो मॉनसून सीजन में आता है। By removing silt deposited in the ponds or lakes, deepening them will increase water storage. कई सारे ponds और lakes हमारे शहर गांव में ऐसे होते हैं जो एकदम शैलो हो जाते हैं क्योंकि अंदर इतना कचरा, सिल्ट, कीचड़ वगैरह जमा हो जाता है। उसे खोद कर बाहर निकाल कर वो ponds, वो lakes को गहरे बनाने चाहिए, डिप बनाने चाहिए, ताकि मोस्ट ऑफ द वाटर वहाँ उसमें भरा रहे, सेव। ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ वाटर और एग्रीकल्चर के लिए जो पानी का जो प्रॉब्लम है हमें वो कैसे सोल्व हो सकता है? चेक डैम बनाओ। जैसे कि नदी यहाँ से बहती हुई जाती है, आजू बाजू में खेतर है, तो यहाँ पानी को रोकने के लिए जो डैम बनाए जाते हैं उसे चेक डैम कहते हैं। चेक का हिंदी और गुजराती में मीनिंग होता है रोकना। ये भी चेक ही है, पर ये चेक का दूसरा मतलब है रोकना। तो पानी यहाँ रुक गया तो वो पानी अंडरग्राउंड भी जाएगा और आजू बाजू के खेत में यूज हो पाएगा। तो चेक डैम बनाने चाहिए। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग यूज्ड वाटर। पहले से पानी का जो पानी पहले से यूज हो चुका है उस पानी को हो सके तो दूसरी बार हमें यूज करना चाहिए। जैसे कि गार्डन में, किचन गार्डन में फ्रेश वेजिटेबल को उगाने में, या फिर जैसे जापान वगैरह कंट्रीज़ में मैंने सुना है कि ऐसी सिस्टम है कि किचन सिंक में जो पानी होता है, या फिर वॉशिंग मशीन से जो पानी निकलता है, आरओ से जो पानी निकलता है, हम बाथरूम में जो नहाते हैं वगैरह उसमें से जो पानी निकलता है, वो पानी सीधा गटर में नहीं चला जाता है, वेस्ट नहीं हो जाता है। तो वो पानी टॉयलेट की जो टैंक है, फर्स्ट टैंक, उसमें जाता है, उसके लिए जमा होता है, क्योंकि उसमें तो प्योर वाटर की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार पानी का यूज हो गया, वो यहाँ दूसरी बार यूज हुआ, कितना पानी बचेगा आप सोचो। ये बड़ी काम की चीज़ है। एनर्जी रिसोर्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोल वगैरह जो है उसकी कमी हो जाएगी फ्यूचर में, स्केर्स मतलब कमी हो जाएगी। सो उसके अल्टरनेटिव आज से ही हमें यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि सोलर एनर्जी का यूज़ बढ़ाना चाहिए, विंड एनर्जी जो विंड मिल से हमें मिलती है, टाइडल एनर्जी जो समंदर के जो वेव्स आते हैं उसके थ्रू टर्बाइन लगाकर जो एनर्जी को जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, उसका यूज़ हमें अभी से बढ़ाना चाहिए। द रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, उसको रीयूज करना चाहिए। जो रिसोर्सेज बार बार यूज हो सकते हैं उसका यूज बार बार करना चाहिए। रिसोर्सेज दैट आर नॉन रिन्यूएबल जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोल वगैरह एक बार यूज हो गए, दूसरी बार नहीं यूज हो सकते, तो उसको रिप्लेस करना चाहिए और उसकी जगह पे ऐसे रिसोर्स यूज करने चाहिए जो हो सके, जैसे कि सोलर वगैरह। सो ये हमारी ड्यूटी है हम सब की कि रिसोर्सेज को हम बचाएं एंड फ्यूचर की नीड्स के लिए, हम फ्यूचर के जनरेशन के नीड्स के लिए हम आज से ही सोचें। बस लाइक कर दो इस वीडियो को मैक्सिममली, कमेंट भी करो नीचे, और पूरा कोर्स है मेरी एप्लीकेशन में जो आप वहाँ जाकर खरीद सकते हैं। हर्ष बार से एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे मिल जाएगी। ऐप स्टोर पे ना मिले तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर वगैरह यहाँ पे है ही वीडियो में।
और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।